अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा सबसे पहले जो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या आज लाहौर के इलाके जोड़ टाउन में पेश आया, जहां पर 3 अफराद के जाँ बाक होने की इतलात है, मुतअद्दिद ज़ख्मी हैं और जहां पर पाकिस्तान ये क्लेम कर रहा था कि दहशतगर्दी पर हमने बड़ी हद तक काबू पा लिया है। ऐसे में लाहौर के गुंजान आबाद इलाके में एक रिमोट डिवाइस से एक धमाका होना, माजी करीब में अगर हम देखें तो हमें कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि इस तरह की कोई दहशतगर्दाना कार्रवाई पाकिस्तान के बड़े आम शहरों में हुई हो। अगर कुछ कार्रवाइयाँ ऑफ एंड ऑन हम सुनते हैं तो वो बलूचिस्तान या उसके कहीं दूर अफ्तादा इलाकों में या कहीं और आउटस्कर्ट्स में कोई शायद वाक़या मिलता हो, लेकिन ओवरऑल एक जनरल परसेप्शन ये था कि पाकिस्तान में अब दहशतगर्दी पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है। सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट बात यह है कि ये वाक़या तब पेश आया जब 21 से 25 तक यानी कि ऑन गोइंग है 5 डेज़ ये वर्चुअल इजलास FATF का, जिसमें पाकिस्तान ये क्लेम कर रहा है कि तमाम तर जो निकात थे उन पर पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से काबू पा लिया है, चाहे मनी लॉन्ड्रिंग हो, चाहे वो असासा जात सील करने की बात हो। अबव ऑल ये जो वाक़या आज पेश आ रहा है इस ऑन गोइंग इजलास के वक्त, पाकिस्तान ये भी बड़ी हद तक क्लेम कर रहा है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी पर भी काबू पा लिया। गो इसके बहुत सारे निकात हैं, लेकिन अब तक की जो आम बात ये थी कि पाकिस्तान अब कोई जवाज़ नहीं रहता कि आप उसको अपग्रेड नहीं करें और अब भी आप ये कहें कि पाकिस्तान को कुछ मज़ीद करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान इस बात को क्लेम कर रहा है, इस बात का दावेदार है कि जो तमाम तर शराइत और निकात FATF की तरफ से रखे गए थे पाकिस्तान ने उन तमाम पर अमल दरामद कर लिया है। नाउ इट्स अबाउट टाइम कि पाकिस्तान का स्टेटस तब्दील किया जाए। ऐसे में इस ऑन गोइंग एक इजलास के दौरान लाहौर में इस वाक़े का पेश आना खासा अहम भी है, सिग्निफिकेंट भी है और ये दावा भी किया जा रहा है कि वाक़े में मुलव्वस अफराद को कटहरे में लाया जाएगा, लेकिन इसने बड़ी हद तक पाकिस्तान के दावे को आज सबोटाज किया। इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट मैटर। मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम में हम इस पर बात करें। दूसरा इशू हमारा अफ़गान अमन अमल में पाकिस्तान का किरदार रहेगा। यहाँ पर यह बड़ा वाज़ेह है कि इस वक्त जो तालिबान के स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने ये वाज़े किया है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के तालिबान को अलहदा देखा जाए। अफ़गानिस्तान में मौजूद तालिबान का ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से है, उनका कोई हेड ऑफिस या कोई मामला कोयटा में नहीं है। फिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट पर ये बात ना कही जाए कि उनका कोई असर रसूख है या वो कहीं ना कहीं तालिबान को चलाते हैं, बल्कि पाकिस्तान से अफ़गानी तालिबान कोई असर रसूख नहीं लेते। वो अपने फ़ैसले करने के लिए ख़ुद मुख्तार हैं, अपने फ़ैसले ख़ुद करते हैं और इस तासुर को ज़ाइल करने की ज़रूरत है। और यही मौक़िफ़ पाकिस्तान का भी अब तक रहा है कि पाकिस्तान उनको नहीं चलाना चाह रहा और पाकिस्तान कि शायद कहीं कोई बात सुनता हो या बात करता हो, लेकिन पाकिस्तान उस तरह से उसमें अब फ़रीक नहीं है और ना पाकिस्तान उसमें फ़रीक बनना चाहता है। लिहाजा ये अमेरिका का मामला है और जहाँ तक पाकिस्तान की सपोर्ट होगी वो इस सारे मामले में ज़रूर देगा, लेकिन पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ कि बाइडन जो हैं वो इमरान खान से ख़ुद रब्ता करें, वो भी डटे हुए हैं। तो ये अब अमरीकी सैनेटर्स भी कह रहे हैं कि जब तक बाइडन ये रब्ता ख़ुद नहीं करते ये मुमकिन नहीं है कि पीस प्रोसेस आगे बढ़ सके। और ख़ान साहब का भी प्रिंसिपल स्टैंड और मौक़िफ़ यही रहा है। तीसरी चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो इस वक्त जो एक बड़ी मुलाकात है कल की आसिफ अली ज़रदारी साहब और परवेज़ इलाही साहब के दरमियान, जिसमें पंजाब में किसी तब्दीली के इम्कान पर सवाल उठ रहे हैं, बल्कि इससे बढ़कर इस वक्त जो मुस्लिम लीग काफ है वो ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रही है। अगर हम देखें तो ज़्यादा खुश नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। ज़रदारी साहब ने भी उन्हें यही कहा कि आपने हमारा इत्तेहादी भी रह के देख लिया और अब भी आप इत्तेहादी हैं, तो आप देख रहे हैं कि मामलात किस तरह से हैं। आसिफ अली ज़रदारी साहब अपनी पेनिट्रेशन पार्टी की पंजाब में करने के लिए इस वक्त पंजाब में मौजूद हैं और उनका ये मानना है कि शायद ये साल अर्ली इलेक्शंस का साल हो और उन्हें पंजाब से इलेक्टेबल्स चाहिए। ये जिम्मेदारी भी राजा परवेज़ अशरफ साहब को सौंप दी गई है कि वो इलेक्टेबल्स जो पार्टी में आना चाहते हैं उनकी एक फ़हरिस्त तैयार की जाए और उनसे राब्ते किए जाएँ। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है जो इस वक्त पंजाब में हो रही है और यहाँ तक कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म साहब का दौरा बरतानिया मनसूख होने की वजह भी शायद यही है कि जो हलचल वो इस वक्त देख रहे हैं तमाम जगहों पर, तो वो नहीं बरतानिया जाना चाहते। मैं चाहूँगा प्रोग्राम के आखिर में हम इस पर बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं इम्तियाज़ गुल साहब, सीनियर तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, आप भी सीनियर तजियाकार हैं। और कमर चीमा साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी सीनियर एनालिस्ट हैं। इम्तियाज़ गुल साहब, मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँगा। एक तरफ FATF का इजलास, दूसरी जानब आज ये लाहौर में पेश आने वाला वाक़या, कोई लिंक इन तब दोनों चीज़ों में आप देख रहे हैं और इसका असरात किस हद तक मुरतब होंगे इस ऑन गोइंग वर्चुअल कॉन्फ्रेंस पर? देखिए अरसलान ने तो दो मुख्तलिफ चीज़ें, इनको मुझे समझ नहीं आती कि एक धमाका होने से FATF के इजलास पे क्या असर पड़ सकता है। FATF के इजलास का बुनियादी जो ताल्लुक़ है वो
एक्शन प्लान से है 27 नुकाती, और वो पाकिस्तान उस पर ज़्यादातर मुकम्मल कर चुका है और अमल दरामद भी उस पर हो रहा है। तो मैं नहीं समझता कि धमाके का उसके साथ बराह रास्त कोई ताल्लुक है। अब इस धमाके की अभी तफ्तीश भी होनी बाकी है। गुल साहब, उसका एक नुकता ये भी है ना कि दहशतगर्दी पर काबू, तो दहशतगर्दी पर काबू के दावे पर तो सवाल उठे। नहीं, माफ़ कीजिए, आप दहशतगर्दी पे काबू नहीं है, उसमें टेरर फाइनेंसिंग के साथ उसका ताल्लुक है और उसका ताल्लुक मनी लॉन्ड्रिंग के साथ है। ये दो दहशतगर्दी का उसमें कोई जिक्र नहीं है, तो हमें थोड़ा सा इस पे इतना जनरलाइज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ये दो मुख्तलिफ उमूर हैं। अभी इस अमर का तयन होना बाकी है कि धमाके की नौइयत क्या थी और आया किसी ने ज़ाती दुश्मनी में किया या वाक़तन ये कोई इस तरह का हमला है, क्योंकि अगर इस तरह का होना होता तो फिर किसी भरी मार्केट में होता। तो इसका हमें कबल अज़ वक्त इस पे वी शुड नॉट जंप एक्चुअली टू द कंक्लूजन। ठीक, जहाँ तक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मामला है वो बिल्कुल अलग है, और उस पर मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने बैंकिंग सेक्टर को काफ़ी फ़ाल किया है, बेहतर किया है, बहुत बेहतर किया है। मनी लॉन्ड्रिंग के रास्ते महदूद किए हैं, अगर मुकम्मल ख़त्म नहीं किए हैं। और उस लिहाज से जो पाकिस्तान में तरसीलात ज़र यानी बाहर के ममालिक से जो आ रहे हैं और यहाँ से जो स्मगलिंग होती थी, मनी लॉन्ड्रिंग होती थी, वो भी बहुत महदूद हुई है। तो बहैसियत मजमूई बहुत काम हुआ है। हाँ, आपका जो ताल्लुक है कि वो जैश मोहम्मद या लश्कर तैयबा, उस पर भी काफ़ी हद तक मेरा ख्याल है अभी आप मीडिया में कभी उनका जिक्र नहीं आया। तो हमें पाकिस्तान की हद तक जो मेरा ख्याल है किया जा सकता था वो पाकिस्तान के हुकाम ने किया, गरचे इसमें अभी बहुत और कुछ किया जाना बाकी है। अभी इनको मज़ीद कोशिश करनी पड़ेगी कि मौसर तरीके से इन तमाम गिरोहों की ज़बानबंदी करें और उन पर पाबंदियाँ मज़ीद सख्त करें। लेकिन मेरा ख्याल है वैसे तो मजमूई अभी तक कारकर्दगी बुरी नहीं है। राइटली सेड। ब्रिगेड साहब, आप कैसे देखते हैं? कारकर्दगी बुरी नहीं है, पाकिस्तान भी यही दावा कर रहा है कि तमाम निकात पर हमने अमल दरामद कर लिया, मज़ीद काम ज़ाहिर होता रहेगा। कुछ पॉजिटिव उम्मीद रखी जा सकती है बाय द एंड ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस जो 25 तारीख को जिसने ख़त्म होना है, उसके बाद कुछ चीज़ें पाकिस्तान के हक़ में बेहतरी की तरफ जा सकती हैं? और कमेंट ज़रा ब्लास्ट पर भी ज़रूर कर दीजिए। देखिए अरसलान, बात यह है कि वट एवर वॉज पॉसिबल पाकिस्तान डन इट, और इवन वहाँ के जो ग्रुप्स हैं, जब डिस्कशन होती हैं, दे ऑल्सो अप्रिशिएट कि पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा कर दिए हैं, पॉइंट्स बल्कि कवर किए हैं। और मेरे ख्याल में जो बाकी जो जितने पॉइंट किए हैं, अगर किसी और मुल्क को चेक कर लें तो पाकिस्तान शुड बी फार हेड कि हमने उनकी हालात ये बेहतर कर ली हुई। द इशू इज़ नॉट दैट, इशू ये है कि पाकिस्तान को अंडर प्रेशर रखा जाता है। इट्स अ पॉलिटिकल इशू एंड इट हैज़ टू रिजॉल्व पॉलिटिकली। जब तक अमेरिका और फ्रांस, जो फ्रांस पे अपनी मुखालफत करता है, ये दोनों मुल्कों को नहीं बताया जाएगा, समझाया जाएगा, तो ये प्रॉब्लम चलती रहेगी। आई थिंक इससे ज़्यादा पाकिस्तान नहीं कर सकता। जितना हमने मनी लॉन्ड्रिंग में बैंकिंग सिस्टम को, फिर उसके बाद जितनी ऑर्गेनाइजेशन से हमने उनके बैंक सीज किए हैं, अकाउंट सीज किए हैं, उनकी सब कुछ बंद कर दिए, इससे ज़्यादा पाकिस्तान के लिए पॉसिबल नहीं है। और अब इस एशिया पैसिफिक ने भी कहा है कि पाकिस्तान ने 27 से 26 पॉइंट कर लिए हैं। व्हाट एल्स वी नीड इट, वी नीड अ पॉलिटिकल सोल्यूशन। और उसके लिए मेरे ख्याल में आपको प्रेशर रहेगा, क्योंकि अमेरिका वांट्स आपके सामने कि वो पाकिस्तान में बेसिक भी चाहता है, जिसकी वजह से उनके पाकिस्तान पे प्रेशर भी आ रहा है। और आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे बहुत खुशी है कि पाकिस्तान हैज स्टार्टेड बिहेविंग लाइक अ रियल न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग सॉवरन स्टेट, जो कि पहले हमने कभी इसका इजहार नहीं किया, ना कभी लोगों को एहसास दिलाया। ये जो मौक़िफ़ इमरान खान साहब का और गवर्नमेंट का रहा है, उसके कॉन्टेक्स्ट में आप कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं आप? जो मौक़िफ़ अभी इमरान खान साहब का रहा, हालिया इंटरव्यूज़ रहे, एब्सोल्युटली नॉट वाली बात कही, उसके कॉन्टेक्स्ट में आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान बिहेव कर रहा है न्यूक्लियर। बट पॉइंट है कि पाकिस्तान को साथ देना चाहिए। अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए क्या किया है? हमने 120 से 30 बिलियन डॉलर का लॉस किया, दे गेव अस ओनली 14 बिलियन। वो भी हमारे जो हम उनको इंटेलिजेंस शेयरिंग में और जो एक्सपेंडिचर्स हो रहे थे, हम वो चले रहे थे। अफगान प्रोसेस में पाकिस्तान ने कहाँ कितना जाके कहाँ तक हमने उनको हेल्प किया। व्हाट दे हैव डन इन कश्मीर, क्या उन्होंने हमारे लिए कोई, बल्कि उसको टेस्ट अप्रूवल दिए, नहीं को जो कर लो। सीपैक वो हमारे लिए प्रॉब्लम कर रहे हैं। अफगान गवर्नमेंट इज टोटली कंट्रोल्ड बाय अमेरिकन। अगर अमेरिकन चाहते हैं तो क्या अफगान गवर्नमेंट को कंट्रोल करके क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग, क्रॉस बॉर्डर जो हमारे लोगों को मारा जाता है, तहरीक तालिबान पे कभी अटैक नहीं हुआ, नहीं कर सकते थे।
मीन के हमें उन्होंने कौन से इतने बड़ा हमारे लिए किया। सेकंड, नाउ इट इज द क्वेश्चन ऑफ अ डिसीजन, क्या हम दोबारा बहुत दहशतगर्दी मुल्क में ले आके अफगान तालिबान को नाराज करें। जो बिल्कुल सही ब्रिगेड साहब, आपका पॉइंट आ गया। मैं ज़रा कमर चीमा साहब की जानिब बढ़ूंगा। चीमा साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस FATF के मामले को? पाकिस्तान ने अब तक जो चीज़ें की हैं, और फिर अगेन आई वुड लाइक टू नो कि कोई हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा आफ्टर 25 जून? जी बहुत शुक्रिया अरसलान साहब। आई थिंक इसमें एक दो बातें जो मुझे समझने में आई हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान ने काम तो बहुत किया है। ये कहा जा रहा है कि 27 में से 24 पॉइंट्स कंप्लीट हो गए। जो लास्ट टाइम फरवरी में रिव्यू आया था, 3 पॉइंट्स की उन्होंने बात की थी। एक तो उन्होंने कहा जी कि आप ये कहें जो प्रोसिक्यूशंस हो रही हैं वो काफ़ी हो रही हैं। अब ये बड़ी अजीब सी बात है, इस पर बड़ा बहस की जा सकती है। पूरी दुनिया में लोगों के ऊपर दहशतगर्दी के केसेस हैं, तो पाकिस्तान से वो इतनी क्या 100% इंश्योरेंस मांग रहे हैं। जो दूसरी बात है कि वो ये कह रहे थे कि जो UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1267 एंड 1373 है, उसके रिलेटेड जो टेररिस्ट हैं या जिनके ऊपर लागू हैं उनको सफिशिएंट जो सजाएं दी जाएं। तो ये जो आज का लाहौर का ब्लास्ट है, ये क्योंकि जो IG पंजाब ने भी बात की है कि एक हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी के घर के करीब हुआ है, तो वी कांट रूल आउट। सो इसमें इंडिया का लिंक बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंडिया आपको पता है FATF में बहुत शोर मचा रहा है कि पाकिस्तान जो है उसको ग्रे लिस्ट में रखा जाए, और वो तो ब्लैक लिस्ट की बात करते हैं। गो के इंटरनेशनल कम्युनिटी मान चुकी है कि पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा बैंकिंग रिजीम चेंज किए हैं, पॉलिटिकल कमिटमेंट्स हैं, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेशन, फेडरल लेजिस्लेशन बहुत काम कर लिया, और पॉलिटिकल कंसिडरेशन तो है ही है जो पॉलिटिकली हमें दबाव में रखा जाता है, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने, गुल साहब ने बात की। लेकिन यहाँ पे आके ये पता चलता है कि ये जो अभी FATF का सेशन चल रहा है और ये जो लाहौर का इंसिडेंट है, ये कहीं ना कहीं पे इसका कोई ना कोई, ये जो मैंने आपको 1267 और 1373 UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन की बात की है, उससे कहीं ना कहीं शायद कोई लिंक हो। मेरी मजीद इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता होगी। सो अबव ऑल पाकिस्तान ने जो कर दिया, और जो आज फॉरेन मिनिस्टर ने भी कहा कि कोई सफिशिएंट रवेजा नहीं रह जाती, लेकिन जो रिसेंटली यूरोपियन यूनियन ने हमारे साथ GSP+ के हवाले से जो एक रेजोल्यूशन सा पास किया, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को यूरोप के साथ मैसिव डिप्लोमेसी की जरूरत है अगर हमने प्रॉपर्ली इंगेज होना है FATF के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, जो कि मुझे नहीं लग रहा कि हम उस तरह इंगेज हैं, क्योंकि हमारी जो ठीक है। यानी कि चीमा साहब, आप कहते हैं कि आज के इस वाक़े को रूल आउट नहीं कम्प्लीटली किया जा सकता, बट गुल साहब का पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल डिफरेंट है। वो कहते हैं इन दोनों चीज़ों को एक कॉन्टेक्स्ट में ना देखा जाए। ब्रेक की जाने में बढ़ूंगा। ब्रेक से वापस आकर जो इस वक्त अफ़गान अमल का मामला है और जिस तरह से पाकिस्तान इस सारे मामले को लेकर चल रहा है, और फिर जो तर्जुमान हैं अफ़गान तालिबान के, उनकी जो गुफ्तगू और बातें सामने आई हैं, मैं चाहूँगा ज़रा उस पर हम कुछ बात ब्रेक के बाद करें। साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। गुल साहब, कैसे देखते हैं इस वक्त जो पाकिस्तान अब तक पाकिस्तान की जानिब से जो मौक़िफ़ अपनाया गया, चाहे वो हवाई अड्डे देने के मामले पर हो, कल का इमरान खान साहब का मजमून हो, या अफ़गान तर्जुमान के अब के बयानात हों जहाँ वो कह रहे हैं कि हम कोयटा से नहीं, हम अफ़गानिस्तान से ही अपने मामलात चला रहे हैं। कैसे देखते हैं इस सारे मामले को? देखिए, उसमें बहुत सारी ख्याल आराई हो चुकी है। पाकिस्तान का नाम बहुत ज़्यादा आ चुका है, लेकिन अभी एक बात बहुत वाज़ेह हो गई है, अमेरिका को भी समझ आ गई है उसकी कि असल मसला काबुल में फंसा हुआ है, जहाँ पे सदर अशरफ गनी, उनके नायब सदर अमरुल्लाह सालेह और ख़ास तौर पे उनके नौजवान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हमदुल्लाह मुहिब, वो अपने भरपूर तरीके से तमाम तर मलबा पाकिस्तान पे गिराने की कोशिशों में ताहाल मसरूफ़ हैं। अब 2 दिन के बाद वाइट हाउस में सदर अशरफ गनी की मुलाकात है सदर जो बाइडन के साथ, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस मुलाकात के लिए वो सदर जो बाइडन ने डॉक्टर अब्दुल्ला को भी बुलाया है, और तवक्कुआत ये हैं कि उनको बताया जाएगा, ख़ास तौर पे सदर अशरफ गनी को, कि तमाम अमन प्रोसेस की कामयाबी का दारोमदार इस वक्त आप पे है,
और उनको बेसिकली एक ऐनी शाहिद चाहिए। ऐनी शाहिद यानी डॉक्टर अब्दुल्ला, जिनके किसी हद तक तालिबान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, जिनकी अपनी पश्तून बरादरी में भी कंस्टिट्यूंसी मौजूद है। तो सदर अशरफ गनी को गालिबन ये वाज़े करने की कोशिश की जाएगी कि असल मामला इंटर अफ़गान इख्तलाफात हैं और आप कोशिश करें, मेरा ख्याल है उनको कहा जाएगा आप स्टेप डाउन करें, क्योंकि तालिबान अशरफ गनी, अमरुल्लाह साले को बिल्कुल कबूल करने पे तैयार नहीं है, और अगर अमन अमल की कामयाबी होनी है तो वो सिर्फ उसी सूरत में होगी जब ये दो हज़रात स्टेप डाउन करेंगे, यानी अपनी जो इस वक्त पोजीशन है उससे हट के बात करेंगे। तो वो पाकिस्तान के ऊपर से तवज्जो जो है मैं समझता हूँ वो जा चुकी है। तमाम तर जिम्मेदारी इस वक्त काबुल में है, कंधार में भी आप कह सकते हैं। लिहाजा हमें देखना होगा अभी कि 2 दिन के बाद इस मुलाकात का नतीजा क्या निकलता है। हवाई अड्डों के मामले पर सर क्या राय होगी आपकी, जो मौके पाकिस्तान ने अपनाया और इसके बाद अब जिस तरह एब्सोल्युटली नॉट कह दिया इमरान खान साहब ने, अब भी कोई गुंजाइश हो सकती है कि कोई नेगोशिएशंस हों, किन शराइत पर पाकिस्तान कुछ रीविजिट करे, रीथिंक करे, कुछ ले दे के, या अब आप समझते हैं कि इट्स डन एंड डस्टेड, अब कोई गुंजाइश ही नहीं है कि पाकिस्तान उस तरफ कोई बात करेगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी लोगों को, चाहे वो मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे सियासी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हो, उनको अब थोड़ा बहुत एतमाद भी होना चाहिए। अगर उनका मुल्क कोई उनकी आला तरीन क़यादत कुछ कह रही है तो उस पर एतमाद भी करना चाहिए। ये जो हर चीज़ में शक व शुबा करना, इसका मतलब है कि आप लोगों को, हम लोगों को अपने ऊपर एतमाद नहीं है। यानी एक बाइज़्ज़त कौम की तरह अगर एक वज़ीर आज़म ने यह कह दिया है कि एब्सोल्युटली नॉट। मैं आपको बताऊं कि खुद श्रीनगर से मुझे चंद दोस्तों ने फ़ोन किया, कुछ कश्मीरी हैं, वो समझते हैं कि हम यहाँ पे मीडिया के ज़रिए उनकी बात पहुँचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये इन 2 अल्फाज के ज़रिए इमरान खान ने पूरे तमाम कश्मीरियों के दिल जीत लिए हैं। तो अगर उन्होंने ये कहा है तो हमें उस पर यकीन कर लेना चाहिए, और इसलिए कि, और उसकी बुनियादी वजह ये है कि वज़ीर आज़म बार बार कह चुके हैं कि पाकिस्तान चीन के साथ मामलात या ताल्लुकात पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। अगर वो बरतानिया मिसाल के तौर पे नहीं जा रहे या दौरा मनसूख या मुलतवी हो गया है तो उसकी बुनियादी वजह भी जियो पॉलिटिकल है। यानी बरतानिया अमेरिका का एक पूडल समझा जाता है कि जो अमेरिका कहता है वही बरतानिया करता है। तो बरतानिया, चूँकि अमेरिका ने चीन को अपना एक टारगेट करार दे रखा है, जो 11, 12, 13 को G7 समिट भी हुआ था बरतानिया में, उसमें भी चीन ही को हदफ करार दिया गया है। तो इसका मतलब है कि जो लोग चीन के करीब होंगे उनको भी हदफ बनाया जाएगा। पाकिस्तान सॉफ्ट टारगेट है, लिहाजा ये जो दौरा है बरतानिया का, शायद वो इस वजह से, गालिबन इस वजह से नहीं हो रहा है। लेकिन जहाँ तक अगर आप देखें कि इमरान खान या वज़ीर आज़म का माइंडसेट क्या है, उनकी शख्सियत क्या है, वो ये है कि वो जो सही समझते हैं करते हैं। मेरा अपना ये ख्याल है कि अगर बरतानिया ने कोई शर्त रखी है चीन के हवाले से, तो मैं नहीं समझता कि अपनी पब्लिक में बातें करके चीन के हवाले से हमारा वज़ीर आज़म उससे पीछे हटेगा, और नहीं हटना चाहिए। बिल्कुल मतलब, बिल्कुल। किस मुल्क ने सिर्फ 5 साल के अंदर अंदर 29-30 अरब डॉलर की सरमायाकारी की है पाकिस्तान में? किसी एक ने नहीं की है। लिहाजा हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि हमारा तवीलुल मायाद मफाद किसके साथ वाबस्ता है, धौंस धमकियाँ देने वाले ममालिक के साथ या हमें इमदाद देने वाले, सरमायाकारी करने वाले मुल्क के साथ। बिल्कुल सही जी। ब्रिगेड साहब, आप कैसे देख रहे हैं अफ़गान अमन अमल को, पाकिस्तान के किरदार को? हम तो अब तक यही बात होती है कि जी बड़ा पाकिस्तान असर रसूख रखता है और पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, लेकिन अब मेरे ख्याल से हालात और मामलात मुख्तलिफ हो गए हैं। आपकी क्या राय होगी? देखें अरसलान, बात यह है कि पाकिस्तान ने एक बहुत अच्छा जज स्टैंड लिया है, और वो पाकिस्तान के अवाम ने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को हक मैंडेट दिया था कि शुड एक डिसीजन। हाँ, अगर ये डिसीजन होता कि जी हम उनको बेसिस देंगे, देन दे शुड हैव बीन लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी, और फिर पार्लियामेंट में भी जाना चाहिए था, जॉइंट सेशन होता, वट एवर इट इज, कि जी वहाँ से आता, फिर डिसीजन ले जाते। दिस वाला डिसीजन इसको ना ऑपोजिशन ऑब्जेक्ट कर सकती है, ना आवाम कर सकते हैं, और ना हुकूमत पाकिस्तान और ना कमिटमेंट। तो आई थिंक ये डिसीजन बिल्कुल परफेक्ट है, और हमें ये बहुत अच्छी बातें करनी पर स्टैंड ली है। बात यह है कि अशरफ गनी डजंट वांट कि अमेरिकन वहाँ पर डायलॉग्स हों, वहाँ पर ब्रॉड बेस्ड एथनिक गवर्नमेंट बने,
बिकॉज देन ही नोज कि वो उनकी जो हुकूमत चली जाएगी। उनका सर्वाइवल एक ही है कि वो इंट्रा पाकिस्तान डायलॉग को डिले करें बहाने से, और अब अमेरिकन का जाना किसी तरीके से डिले कर दीजिए ताकि अमेरिकन होंगे, उनके ट्रूप्स होंगे तो ही विल बी देयर। नंबर 2, उनको उसी तरह जो है डॉलर्स भी मिलते रहेंगे, यूरोपियन यूनियन नेटो से भी पैसा मिलता रहेगा, एंड ही विल एंजॉय स्टेट। दिस इज द इशू, इसलिए वो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं एंड ही डजंट वांट इट। यही वो जाके पाकिस्तान में ब्लेम डालेंगे। पाकिस्तान ने हमेशा कहा कि अफगान लेड अफगान ओन्ड, हमारे अब कोई फेवरेट्स नहीं है, जो वहाँ पर हुकूमत बनाएगा पाकिस्तान उनके साथ अच्छे हमसायों की तरह रिलेशन रखेगा, और जो पहले गलतियाँ की थी बड़ा क्लियर पाकिस्तान का स्टांस है। आई थिंक इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। और जो बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की, बरतानिया कह रहे हैं चाइना की बात करने, ह्यूमन राइट्स अमेरिका G7 ने जो बातें की नेटो ने की हैं, कश्मीर नज़र नहीं आता उनको। कश्मीर में क्या जो जुल्म बर्बरीत हुए 9 मिलियन लोगों के साथ जो 1-2 साल से किया जा रहा है, वो जहाँ ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं है, उनको सिर्फ वहाँ रोहिंग्यास और सिंकियांग एरिया में नज़र आ रहा है। ये प्रॉब्लम दोगली पॉलिसी है जिसकी हमें अब ख़त्म करनी है। पाकिस्तान को इस वक्त हमारा रीजन में हमें स्ट्रॉन्ग होना है, हम शायद इनके सामने रहना है, मीन्स रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान एंड टर्की, और नेचुरली अगर यूएई सऊदी अरब है, दे आर द कंट्रीज वी हैव टू स्टैंड विद देम। हमें इनसे चाहिए अब यही प्रॉब्लम, बिकॉज वी आर गोइंग इन दिस ब्लॉक। अमेरिकन आपको प्रेशर कर रहे हैं, कभी सीई चीफ आ रहा है, कभी, और आप ऑडेसिटी देखेंगे बाइडेन साहब प्राइम मिनिस्टर से बात नहीं करना चाहते। हमें ठीक इनकी एरोगेंस है, मदद भी मांगते हैं, हेल्प भी मांगते हैं, पैसे भी मांगते हैं, और एरोगेंस अपनी जगह। एरोगेंस अपनी जगह। ब्रिगेड साहब पॉइंट आ गया, मैं ज़रा चीमा साहब की जानिब बढ़ूंगा। चीमा साहब, यही जो बात है, ये अमरीकी सेनेटर की भी स्टेटमेंट है कि अफ़गानिस्तान से इनखला अगर बाइडन इमरान खान से रब्ता नहीं करेंगे तो ये बड़ी तबाही होगी, और खान साहब ने भी बड़ा वाज़े कह दिया कि वो भी इक्वल लेवल पे ही गुफ्तगू करेंगे, बट स्टिल दिस इज़ नॉट हैपनिंग। एक तरफ बड़ी जल्दी भी है अमेरिका को, स्टेक्स भी हैं, और फिर एरोगेंस भी है, जिस तरह से अभी ब्रिगेड साहब ने फरमाया। क्या राय होगी आप? देखिए, एक हिसाब से एरोगेंस तो है, लेकिन एरोगेंस नहीं भी है। एरोगेंस इस तरह के खान साहब और बाइडेन की मुलाकात नहीं हुई, लेकिन अमेरिका की जो सिक्योरिटी लीडरशिप है वो तो जनरल बाजवा से कांटेक्ट में है, और सेक्रेटरी डिफेंस और के भी कांटेक्ट हैं, CIA के भी चीफ आए, फिर बाकी भी स्टेट डिपार्टमेंट के चीफ भी यहाँ पे आए। बट यही हो, मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान समझ रहा है इस हवाले से कि ऑब्वियसली ये सारा जो अफगानिस्तान का बैगेज है ये तो वो हमारे लिए छोड़ के जा रहे हैं, और हमें कुछ इस तरह का करना है कि हमें इस ट्रैप में नहीं आना चाहिए कि कल को अगर कुछ अफगानिस्तान में लॉलेसनेस होती है मजीद, क्योंकि सिविल वॉर जो नजर आ रही है वो तो ऑन कार्ड्स है। 2.25 लाख के करीब शायद अफगानिस्तान की आर्मी है, 1 लाख के करीब तालिबान है। कल को जब अमेरिका ने बिल्कुल चले जाना, हर रोज तालिबान नए नए एरियाज पे कंट्रोल कर रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है। हमें तो अपने बॉर्डर की भी सिक्योरिटी करनी है, और अमेरिका की भी हमने जिस हद तक मदद करनी थी अफगानिस्तान के अंदर, 6 साल से डायलॉग चल रहा है इनका, वो भी मदद कर दी। तो अब देखना है कि हमने 18 साल अमेरिका की वैसे भी बड़ी सपोर्ट की, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब भी बता रहे थे, तो आइंदा हमें ताल्लुक रखना भी है, और ये ना हो कि उस जो ताल्लुक रखें उसका कोई गलत फॉल बैक पाकिस्तान पे हो। अगर वो ड्रोन स्ट्राइक यहाँ से उड़ाते हैं तो ये ना हो कि वायलेंस में ज़्यादा बढ़ जाए और हमारे ऊपर हमले हों जिस तरह माजी में हुआ। सो मेरा ख्याल है कि बहुत सारी चीज़ों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। कुछ इसकी पॉलिटिकल कंसिडरेशन है जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप देखती है, और जब सियासतदान बातें करते हैं, इमरान खान साहब, शाह महमूद साहब, तो वो सियासत भी कर रहे होते हैं और फॉरेन पॉलिसी को मिक्स कर देते हैं, जो रिसेंटली हमने देखा है। लेकिन जब सिक्योरिटी लीडरशिप देख रही होती है तो वो पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक डिजाइन्स और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को वॉच कर रहे होते हैं, बिकॉज उनकी नज़र में पॉलिटिकल चीज़ें सामने नहीं होती। लेकिन ऑब्वियसली पॉलिटिशियंस जो हैं वो अपने जिस तरह ये हैशटैग एब्सोल्युटली नॉट चला, तो इसका पॉलिटिकल बेनिफिट भी खान साहब ने बहुत लिया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मेरा ख्याल है ये इमोशनल फैसला नहीं है, ये रैशनल फैसला करने की जरूरत है कि हमें किस तरह का कोऑपरेशन अमेरिका के साथ करना है। हम ना करेंगे तो पिछले 18 साल में जो एक रिलेशनशिप था वो तो नहीं कंप्रोमाइज होगा, क्योंकि देखिए आपके पास जो चीजें देने को हैं वही हैं। हमारा सिक्योरिटी कोऑपरेशन इज एन एसेट फॉर अस, जो कि हम पिछले इतने सालों से कर रहे हैं, भले मिडिल ईस्ट हो, सऊदी अरब हो, जो हमारी सिक्योरिटी बिल्डअप है इसको दुनिया हाई रेट करती है और वैल्यू करती है। तो अगर बिल्कुल भी ना कोऑपरेट करेंगे तो उसका नुकसान भी हो सकता है। सो पॉलिटिशियंस असाइड, लेकिन स्टेट के लार्जर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को देखते हुए फैसले होने चाहिए।
जी ब्रिगेड साहब। अरसलान देखिए, बात ये कि बेस्ट डिप्लोमेसी ये होती है कि यू रिमेन इंगेज्ड विद अमेरिकन एंड ऑल अदर कंट्रीज बट यू कीप परस्यूइंग नेशनल ऑब्जेक्टिव, उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता। और सेकेंड ये कि अफगानिस्तान जो हालात हो रहे हैं, सिविल वॉर होने वाली है, अगर खुदा न खास्ता होती है, पाकिस्तान विल बी मोस्ट अफेक्टेड। बिल्कुल सही पॉइंट आ गया आपका। एक ब्रेक की जाने मुझे बढ़ना है, ब्रेक से वापस आकर हम कुछ बात इस वक्त करेंगे कल होने वाली आम मुलाकात और जो उसके हवाले से अब ख़बरें सामने आ रही हैं, ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं, जो सियासी मंजरनामा है उस पर बात करते हैं। साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। गुल साहब, आपसे जानना चाहूँगा, कल इंतहाई अहम मुलाकात हुई, माजी के इत्तेहादी 2008 से 13 तक साथ रहे। पूछा गया कि अब कैसा लग रहा है आपको और माजी में कैसा लगता रहा। ज़्यादा खुश नहीं है मुस्लिम लीग काफ, ये वाज़े है। गो के परवेज़ इलाही साहब ऐसे कोई बयानात नहीं देते, लेकिन मोनस इलाही साहब बड़ा खुलकर सोशल मीडिया पर तनकीद करते हैं इस हुकूमत की पॉलिसियों पर। गिले शिकवे भी चलते आ रहे हैं। ये मामलात, ये सिर्फ एक कोशिश है पीपल्स पार्टी की बिफोर टाइम के जो जनरल इलेक्शन हैं उन तक कोई ग्राउंड अपने लिए बिल्टअप किया जाए, क्योंकि गिला रहता है बिल्कुल ख़त्म हो गए पंजाब से, या वाकई जिस तरह से ख़बरें आ रही हैं कि कोई अर्ली इलेक्शन इस साल के आखिर तक या ऐसी कोई सूरत हाल भी देखी जा सकती है। ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं, या पंजाब में कोई चेंज की बात है? कैसे देख रहे हैं आप इसे? अब मुझे मालूम नहीं अरसलान, बार बार ये लोग पंजाब में तब्दीली की या अर्ली इलेक्शन की बात क्यों करते हैं। आज भी मेरे ख्याल है वज़ीर आज़म और तमाम फ़ौजी क़यादत ISI के हेडक्वार्टर में इकट्ठी मौजूद थी। जी जी बिल्कुल। और उसका मेरा ख्याल है इस अमर का एक इरादा था कि जिसको कहते हैं ना कि वो एक ही पेज पे हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर उस्मान बुज़दार को तब्दील करना होता तो आज से शायद 2 साल पहले हो चुके थे, क्योंकि अपोजिशन की तरफ से मुसलसल ये तासुर आता रहा है और ख़ुद क्यू लीग के लोगों की तरफ से भी कि उस्मान बुज़दार से कोई खुश नहीं है, लिहाजा उनको तब्दील करना चाहिए। ये बहुत पहले हो चुका होता अगर जो उनका कप्तान है यानी इमरान खान, अगर वो ये बात मान जाते, जो उनका मिजाज है वो अच्छा है या बुरा है उससे कते नज़र, वो वो कहते हैं ना धुन का पक्का, उसको आप ढीठ भी कह सकते हैं, धुन का पक्का भी कह सकते हैं, बड़ा डिटर्मिनेंट भी कह सकते हैं कि एक उसने जहन बनाया हुआ है। मेरा ख्याल है जिस दिन अगर उनको मजबूर किया गया कि आप उस्मान बुज़दार को हटाएं, तो मेरा ख्याल है ये हुकूमत भी फिर नहीं रहेगी, वो खुद ही सारा कुछ हवाले करके, पार्लियामान के हवाले करके घर चले जाएंगे। तो हमें चंद मुलाकातों से ज़ाहिर है ये सियासी जमातों का बुनियादी काम है एक दूसरे से राब्ते रखना, उनका एक लिहाज से कारोबार है, बुनियादी फरीज़ा है। उस फरीज़े के तौर पे सियासी रहनुमा एक दूसरे से मिलते रहते हैं। अब चौधरी बरादरान, उनका अपना कोई किरदार होगा, लेकिन कोई ऐसा किरदार नहीं है कि उसकी वजह से मुल्क के सियासी मंजरनामे पे एक भौचाल आ जाए। मैं नहीं समझता कि ऐसे कोई भौचाल आएगा। इमरान खान साहब, उनके साथी, लगता है कि अगर तो हमारी इक्तिसादी तरक्की का सिलसिला जारी रहा, कोई इक्तिसादी बहाली होती रही यूँ ही, तो फिर उनको ना तो कबल अज़ वक्त इंतखाबात की ज़रूरत है, ना ही इस्तीफ़ा देने की ज़रूरत है, और ना ही अपोजिशन की जो कहते हैं ना इट्स विशफुल थिंकिंग, ख्वाहिशात तो उनकी हो सकती हैं कि उस्मान बुज़दार को तब्दील किया जाए, क्यू लीग के लोग आएँ ताकि उनको मज़ीद वो वाला स्पेस मिल सके। सवाल ये है कि इन तमाम लोगों ने गुज़श्ता 20-25 बरसों के दौरान पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में हुकूमतें करके पाकिस्तान के अवाम की तकदीर या उनके हक़ में कौन से इनकलाबी इक़दामात किए हैं, ज़िंदगियों में क्या वो इनकलाब या तब्दीली लेके आए हैं जिसके बायस आम लोग मरे जा रहे हैं कि ये पार्टियां दोबारा इक़्तिदार में आएँ। तो ऑब्वियसली आप हो सकता है मुझे लोग कहें कि अब PTI के हक़ में बात करें, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो लोग इक़्तिदार में रहे हैं गुज़श्ता 15-20 बरसों से, वो कौन सी इनकलाबी तब्दीली लेके आए हैं जिसकी वजह से
ऑपोजिशन को, कुछ एनालिस्ट भी हैं उनके साथ, ये कहें कि जी ये हुकूमत नाकाम हो गई है। ये कोई इनकलाबी तब्दीलियां ला रहे हैं या ले आएंगे बाय द एंड ऑफ देयर टेन्योर? अब दोबारा मैंने कहा ये कोई तब्दीली लाए हैं या ले आएंगे? आर यू होपफुल बाय द एंड ऑफ देयर टेन्योर ये कोई इनकलाबी तब्दीलियां बर्पा कर देंगे? इनकलाबी तब्दीलियां तो उसकी तवक्को करना ही बेवकूफ़ी है, लेकिन तब्दीली मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ ज़रूर आएगी जो ऑन ग्राउंड इस वक्त महसूस नहीं होता है, क्योंकि गवर्नेंस में तब्दीली एक ऑलरेडी 70 साल से एक बड़ा पक्का एक निज़ाम बना हुआ है, स्टेटस को जिसको कहते हैं, उसमें 2-3-4 साल में तब्दीली लाना आसान नहीं होता। इनकलाबी तब्दीली तो दूर की बात है, लेकिन वो तब्दीलियाँ शायद 5-6-7 साल के बाद ही उनका कोई असर महसूस होगा, अगर इक्तिसादी तरक्की या बहाली का अमल यूं ही जारी रहा तो। ब्रिगेडियर साहब, कोई अर्ली इलेक्शन वक्त से पहले इस साल में, अगले साल के शुरू में ऐसी कोई सूरत हाल बनती हुई आप देख रहे हैं ऑन ग्राउंड? देखें, ये इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पीटीआई एंड फेडरल गवर्नमेंट। अगर फेडरल गवर्नमेंट ये बजट के बाद प्राइस को कंट्रोल कर लेते हैं और जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर लेते हैं और जो हाजिर स्कीम उन्होंने बनाई जो आवाम के वादे के लिए पूरे हो जाते हैं, तो ऑनेस्टली आई फील कि अगर आपके अपने पार्टी का ग्राफ ऊपर जाता है तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को या फेडरल गवर्नमेंट को नेक्स्ट ईयर किसी टाइम पे भी एंड ऑफ द ईयर और मिडल ऑफ ईयर में 1 साल पहले अनाउंस करें, इसलिए कि ही हैज़ नॉट बीन सक्सेसफुल वट एवर ही वांटेड, बिकॉज उनके पास जो है 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, लेजिस्लेशन वो कुछ कर नहीं सकते। हर बात के लिए उनको अपोजिशन की ज़रूरत है जिसकी जो ब्लैकमेलिंग होती है, कभी एमक्यूएम करती है, कभी काफली करते हैं, कभी कोई और पार्टी करती हैं। दीज आर द प्रॉब्लम। सो अगर हम अपने जो आप मेजॉरिटी ले जाते हैं, पॉपुलैरिटी गेन करते हैं और लोगों को समझ आ जाती है कि इकनॉमिक इंडिकेटर भी बेहतर हो गए हैं, इकनॉमिक के अंदर हमारा एग्रीकल्चर को भी बूस्ट दे दिया गया है, आवाम की भलाई के लिए काम हो गए, दैन नेक्स्ट ईयर अगर ये करें, he should try to go for 2/3 majority next election में। That is the recipe for Pakistan। देखें, लोग चेंज को पसंद नहीं करते, they are used to those two political parties, और फर्स्ट टाइम 2 पोलिटिकल पार्टी क्योंकि साइड पर दोनों साथ मिल गए हैं, उसके साथ आपके साथ कट माफिया भी आ गया है। ये डायलेमा है पीटीआई को। और लेट मी टेल यू, पीपल्स पार्टी की जो मुलाकात है ये भी एक याद रखें, पीपल्स पार्टी डजंट वांट ओनली इलेक्शंस, पीपल वांट 2 more years, बिकॉज बिलावल भुट्टो पंजाब में, लाहौर में एस्टेब्लिश होना चाह रहे हैं, इसीलिए उन्होंने पीडीएम के साथ भी छोड़ा। ही वांट्स के वहाँ जाएं, एस्टेब्लिश हो। और राइटली सेड। ब्रिगेडियर साहब, मैं जरा चीमा साहब की राय भी ले लूँ। और उसके बाद जी चीमा साहब, आप क्या कहेंगे सर इस सारी सूरत हाल पर? बड़ा इस पर बातचीत हुई, बड़ा देखा गया, हुकूमत ने कहा ये चाय की प्याली में बड़ा तूफ़ान बर्पा कर लिया इन्होंने ये मुलाकात करके, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब नॉट टू फॉरगेट कि अभी तक तो काफ लीग इनकी इत्तेहादी भी है, पीपल्स पार्टी को तो जो मर्जी कहें, लेकिन काफ लीग पर तो इनको समझ बूझ के देखभाल के कुछ बोलना पड़ेगा। देखिए जी, काफ लीग ऑब्वियसली बेनिफिशियरी है इस सारे सेटअप की, और वो तो अगर आपको याद हो मोनिस सिलाई की स्टेटमेंट जो उन्होंने दी थी कि अगर हुकूमत हमें धक्के भी मारेगी तो हम नहीं निकलेंगे। सो इस चीज को तो छोड़ें कि ये कोई इस तरह की बात है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि चौधरी बरादरान और जरदारी साहब जो हैं ये लॉन्ग टर्म सोचते हैं, और ऑब्वियसली अगला जो सेटअप आ रहा है 2023 की, उसकी भी बहुत सारी बातें होंगी कि शायद हमें किस तरह एडजस्ट करना है। तो चौधरी बरादरान, जिस तरह आपने बताया कि मोनिस सिलाई साहब जो हैं वो टफ रहते हैं, परवेज इलाही साहब और शुजात साहब रिकॉन्सिलिएशन टोन रखते हैं, तो ऑब्वियसली जब कल इन्होंने इलेक्शन में जाना वापस तो पीटीआई से शायद सपोर्ट भी लेंगे इलेक्शन लड़ने के लिए कि गुजरात में या इनके एरियाज में जहां पे लोग खड़े हैं ये अपने दूसरे लोग पार्टीज को, लोगों कैंडिडेट्स को बिठा सकें, और साथ ही साथ अपने अवाम को ये भी बता सकें हम हुकूमत में थे पर कोलिशन था, लेकिन हमारे पास इतने फंड्स नहीं थे कि हम प्रॉपर काम कर सकें। तो इस तरह की चीजें फिर इन सियासी लोगों के पास ये चीजें होती हैं करने के लिए, ताकि ये अपने आप को प्रॉपरली जब इलेक्शन आए तो ये मेंटेन कर सकें। लेकिन ओवरऑल दोनों जो सियासी जमात लीडर हैं, अगर इनका कोऑपरेशन माजी में देखे जाए तो बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे लग रहा है कि आइंदा आने वाले कुछ अरसे में पीपल्स पार्टी और काफ लीग वैसे भी एक नेचुरल इत्तेहादी हो सकते हैं, क्योंकि दोनों जो हैं वो लो और दे की सियासत करते हैं। इमरान खान साहब तो मजबूरन थोड़ी ये सियासत कर रहे हैं लो और दो की, और नवाज शरीफ साहब पाक के पास क्योंकि मेजॉरिटी इतनी ज्यादा होती है कि वो ये इस तरह की रिकॉन्सिलेशन खासकर काफ लीग के साथ यहाँ करना थोड़ा मुश्किल होता है। बाई इलेक्शंस पंजाब के कोई और कहानी बताते हैं बिल्कुल अब तक।
वो आपकी बात ठीक है, लेकिन इवन देन पीटीआई को हम जो मर्जी कहें, लेकिन पीटीआई फिर भी सेकंड लार्जेस्ट बड़ी पार्टी पंजाब में इमर्ज हो रही है विद द बिग नंबर्स। 10,000, 15,000, 20,000 की लीड से जरूर हार रहे होंगे, लेकिन एक बड़ी पार्टी तो फिलहाल है जिसको पीटीआई, जिसको पीपल्स पार्टी और पीएमएल-क्यू वो गैप फिल नहीं कर सकती जो पीटीआई का स्पेस है। सो ओवरऑल दोनों पार्टीज जो हैं वो अपने लार्जर पॉलिटिकल गोल्स के लिए बैठी होंगी। राइटली सेट। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं अपने तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।